एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। इस चैप्टर के सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न संभव हो सकते थे, मैंने आप लोगों के लिए खोजकर निकाला है, अतः इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि आर्थिक विकास कौन सी प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास जो है निरंतर, दीर्घकालीन एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन क। अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई कौन सी व्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए बनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। उत्पादन के कितने साधन हैं। तो उत्पादन के 4 साधन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। ये 4 साधन कौन कौन है। भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम एवं संगठन। ये 4 साधन है। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न में। साधनों के स्वामित्व के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो ये है 3 प्रकार के, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अब अगला प्रश्न, निम्न में साधनों के स्वामित्व के आधार पर कौन से प्रकार अर्थव्यवस्था के नहीं है। तो पूर्व में ही प्रश्न था साधनों के आधार पर 3 प्रकार के हैं। तो इसमें 3 प्रकार के हैं आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें विकसित अर्थव्यवस्था जो है नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। साधनों के स्वामित्व के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, यह विकास के आधार पर है। किस अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार किस अर्थव्यवस्था में होता है। तो यह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अब अगला प्रश्न, आर्थिक न्याय एवं अवसरों की समानता किस अब अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। तो यह जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था किन किन अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, कौन सी अर्थव्यवस्था में केवल सार्वजनिक क्षेत्र
कार्य करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र कार्य करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। कौन सी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्र कार्य करते हैं? तो दोनों क्षेत्र कार्य करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी ऑप्शन क। किस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का स्वर्णिम मार्ग कहा जाता है? तो यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन को जितना भी घुमाकर पूछा जा सकता है वो हम आप लोगों के लिए लाए हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। एक ही क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि 3 प्रकार से दिया गया। अब आगे, विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार हैं। पहले भी बताएं विकास के स्तर के आधार पर, और वे कौन है? विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। अगला, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितने प्रकार से बांटते हैं? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 2 प्रकार से बांटते हैं। एक स्वामित्व के आधार पर, और दूसरा व्यवसाय के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर एवं व्यवसाय के आधार पर। अब अगला, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन से क्षेत्र हैं? स्वामित्व के आधार पर यहां होगा अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र हैं, ऑप्शन ख। अगला प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन से क्षेत्र हैं? यहां आ गया, यानी ये हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, यानी उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ग। व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, ये 3 क्षेत्र हैं। अब अगला प्रश्न, किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है? किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है? तो यह जो है कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। अगला, किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र को। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र को, यानी ऑप्शन ग। निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहां देखिए आपका प्रश्न आ गया। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका
बैंकिंग आएगा। बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और विद्युत एवं गैस द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया। अब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा आपका निर्माण, ऑप्शन क। सार्वजनिक प्रशासन पशुपालन आपका कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। व्यापार द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। व्यापार आप और सार्वजनिक प्रशासन या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, द्वितीय नहीं। अगला, निम्न में से कौन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपका आएगा ऑप्शन ग, वानिकी। वानिकी जो है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ग। कौन सा क्षेत्र उद्योग के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करता है? तो उद्योग के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करता है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न, डीपीए का विस्तृत रूप क्या है? तो डीपीए का विस्तृत रूप है डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ऑप्शन हो जाएगा ग। इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं। प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं। डायरेक्टली प्रत्यक्ष, प्रोडक्टिव उत्पादक और एक्टिविटीज क्रियाएं। डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी उस प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी जा सकती है जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। यह कथन किनका है? तो विद्यार्थियों, यह कथन है प्रोफेसर मेयर का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, प्रोफेसर मेयर। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार किस शब्द का प्रयोग एकल आयामी परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका समृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन घ। समृद्धि शब्द का प्रयोग एकल आयामी परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यूएनआरआईएसडी का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक को विकसित करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? तो यह जो है मॉरिस डेविड को दिया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क, मॉरिस डेविड। जीवन के भौतिक गुणवत्ता के सूचक इनमें से कौन है? तो जीवन के भौतिक गुणवत्ता के सूचक आपके वृद्धि जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, यह तीनों है, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ, इनमें सभी। मानव विकास सूचकांक, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, HDI। आपको एक प्रश्न इसमें से भी आ सकता है कि HDI का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिवेदन कौन प्रकाशित करता है? तो इसका प्रतिवेदन UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम,
फुल फॉर्म क्या है यूएनडीपी का? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जो है इसको प्रकाशित करता है, मानव विकास सूचकांक को। अगला प्रश्न देखिए आ गया, यूएनडीपी का विस्तृत रूप अभी बताए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। मानव विकास सूचकांक कब से जारी किया जा रहा है? तो मानव विकास सूचकांक जो है 1990 से जारी किया जा रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। इसे जो है जारी करने वाले प्रथम जो थे हमारे महबूब उल हक ने ही जारी किए थे, उन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2013 के अनुसार भारत की एचडीआई क्रमांक क्या था? 2013 के अनुसार, तो 2013 के अनुसार उसका क्रमांक था 135वां, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। मानव विकास सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की एचडीआई क्रमांक क्या था? और 2022 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो 22 के अनुसार इसका क्रमांक था 130वां, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। और पुनः यहाँ पूछ रहा है मानव विकास सूचकांक 2023 के अनुसार क्रमांक, तो 23 के अनुसार भारत का क्रमांक, 23 के अनुसार भारत का क्रमांक था 134वां, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार, तो 20 के अनुसार एचडीआई क्रमांक पूछा जा रहा है, तो 20 के अनुसार है 131वां, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब की गई है? तो 1983 में की गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। आर्थिक विकास के कितने कारक हैं? तो आर्थिक विकास के 2 कारक हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। एक आर्थिक कारक और दूसरा गैर आर्थिक कारक। गैर आर्थिक कारक, एक आर्थिक कारक और दूसरा गैर आर्थिक कारक, ये दोनों आर्थिक विकास के कारक हैं। अब आइए अगला प्रश्न, आर्थिक विकास के कितने आर्थिक कारक हैं? यहाँ पूछा जा रहा है आर्थिक कारक, तो आर्थिक विकास के 5 आर्थिक कारक हैं, ऑप्शन ख 5। एक प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा पूंजी निर्माण, क्या है? पूंजी निर्माण। उसके बाद तीसरा पूंजी अनुपात निर्माण, तीसरा पूंजी अनुपात निर्माण, सॉरी निर्माण नहीं, पूंजी अनुपात। और चौथा तकनीकी विकास, और अब आइए अगला 5वां है इसका मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन।
ये जो है 5 कारक हैं: प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, पूंजी अनुपात उत्पाद और तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। अब आइए अगला, निम्न में आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक कौन नहीं है? यहाँ कारक कौन नहीं है? तो आर्थिक विकास के कारक, अब उसी में से एक उदाहरण है। तो गैर आर्थिक कारक होते हैं राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, ये 3 होते हैं। गैर आर्थिक कारक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये गैर आर्थिक कारक हैं। और ये जलवायु जो है आर्थिक कारक हैं, यह जो है प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, यानी जलवायु जो है गैर आर्थिक कारक नहीं है। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। योजना आयोग यानी ऑप्शन ग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसे ही अब नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया, अब इसका नाम नीति आयोग है, इसे ध्यान रखिएगा। योजना आयोग यानी कि नीति आयोग, योजना आयोग का नाम क्या दे दिया गया? नीति आयोग। तो इसे ही जो है नीति आयोग दिया गया योजना आयोग के। तो नीति आयोग कहिए या योजना आयोग कहिए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का कार्यान्वयन होते हुए कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? तो इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन हो जाएगा क। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई थी 1952 में, यानी ऑप्शन ग। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो उसका कार्यकाल था 1951 से 56, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। 2005-6 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 2005-6 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 25,716 रुपया, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। और 2005-6 में बिहार वासियों की प्रति आय कितनी थी? तो बिहार वासियों की प्रति व्यक्ति आय थी 7,875 रुपया, यानी हो जाएगा ऑप्शन ख। 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? अब 12-13 पूछ रहा है। तो 12-13 में थी 68,757 रुपया, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,317 रुपया, 28,317, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। बिहार और झारखंड का विभाजन कब हुआ? तो बिहार और झारखंड का विभाजन जो है नवंबर 2000 में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की कुल जनसंख्या थी ऑप्शन ख लगभग 121 करोड़, ऑप्शन ख। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो बिहार की कुल जनसंख्या थी 10.40 करोड़, यानी ऑप्शन ग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर थी आपको ऑप्शन कहाँ गया, 70.4 थी, हाँ 70.4, ऑप्शन क। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या थी? तो 61.80 थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ।
ग्रैंड ट्रंक रोड का पुराना नाम क्या था? देखिए, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का पुराना नाम था सड़के आजम। ऑप्शन ख। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, यानी ऑप्शन क। वर्ष 2013 के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक थी? तो प्रति व्यक्ति आय थी अधिक थी श्रीलंका की। 13 के अनुसार कितनी थी इसकी? 9,250 अमेरिकी डॉलर। 9,250 अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, वर्ष 2013 के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय कम थी? अब यहाँ कम पूछ रहा है, तो नेपाल की थी। 13 के अनुसार नेपाल की थी। इसकी थी 2,194 अमेरिकी डॉलर। अब अगला प्रश्न, वर्ष 2013 के अनुसार मानव विकास सूचकांक कितने देशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया था? मतलब कितने देशों के को लेकर प्रस्तुत किया गया था, अनुसार नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 187 देश। 187 देश को लेकर प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ख। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। सब्जी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यह जो है उसका दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक बल किस पर दिया जाता है? तो सार्वजनिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। ऑप्शन घ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण। ये सभी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको भारत में है। इनमें जो है भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्न में विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? तो विकसित अर्थव्यवस्था है इंडोनेशिया का। पीछे क्वेश्चन था मिश्रित। चलिए, यहाँ विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो विकसित अर्थव्यवस्था, सॉरी इंडोनेशिया नहीं, विकसित अर्थव्यवस्था है आपको अमेरिका में। विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका में है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, ये सब जो है इसमें जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला, अविभाजित बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। ऑप्शन क। और विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें एवं अपने नज़दीकी साथियों तक शेयर अवश्य करें, जिससे कि उन्हें भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में
कमेंट जरूर लिख दें। अब इसका प्रश्न और उत्तर जानते हैं। निम्न में विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो ऑप्शन जो है ख, ब्राजील में विकासशील अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, चीन और जापान में विकसित अर्थव्यवस्था है। और विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है और इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा। आप उसे ध्यान से देखते रहिएगा और कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।